नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। मुद्रा अदानी बंदरगाह से 15 सितंबर को पकड़ी गई 3000 किलो ड्रग्स ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों को डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ड्रग्स की सप्लाई बढ़ेगी और इससे नया संकट पैदा हो जाएगा। अब हाल ही की बात करें तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की हालिया ड्रग रेड में सामने आया। एनसीबी ने खुद बयान जारी कर कहा कि क्रूज पर जब छापा मारा गया तब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनमें एक नाम आर्यन का भी शामिल है और इसके अलावा कुछ और मॉडल्स और इन्फ्लुएंस के भी नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी की छापेमारी के दौरान जहाज से चरस के अलावा 3 अन्य तरह के ड्रग्स भी बरामद हुए थे। यानी कि अब कुल मिला के अफीम की बात करें, अदानी की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ चेन तो दिखाई दे रही है कि अफीम आता है, अदानी के बंदरगाह पर उतरता है और बाद में जब हम रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का नाम भी सामने आता है। और यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा की ओर से राजू शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे राजेश जी, क्या कहेंगे अफीम, अदानी, अफगानिस्तान? तो पहली बार 15 सितंबर को यह खबर आई कि एनसीबी ने बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जिसकी कीमत 21,000 करोड़ के आसपास है उसको बरामद किया गया है और वो भी अदानी के बंदरगाह से उसको पकड़ा गया। तभी से एक बात चल रही थी कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से चलकर अदानी के एयरपोर्ट तक आया कैसे। यहाँ तक आने तक जितनी भी जगह उसका सिक्योरिटी चेक होता होगा, जो अदानी का प्राइवेट चेकिंग भी होता है उनके पोर्ट पर, वो सभी की नज़रों से निकलकर इतना बड़ा कंसाइनमेंट एक टेलकम पाउडर के नाम पर यहाँ तक आ गया और उसको एनसीबी ने डिटेन किया। लेकिन उस खबर के बाद जो कोहराम मचना चाहिए, आश्चर्य की बात यह थी वो कोहराम न मीडिया में मचा, न अखबार के पानों पर मचा, न राजनीतिक गलियारों में जितना शोर होना चाहिए वो हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ही कल एक एनसीबी के रेड में 8 लोग पकड़े गए। उनके पास से कितना स्टॉक बरामद हुआ वो अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन जो आर्यन खान के जो दोस्त बताए जाते हैं उनके पास से ज्यादा मात्रा में छुपाया हुआ ड्रग्स मिला है। ये अनधिकृत खबर बाहर आ रही है, लेकिन उसके बाद मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा हुई। तो समझने की चीज ये है कि ड्रग्स लेने से ज्यादा ड्रग्स का जो सप्लायर है, उनकी जो सिंडिकेट है, जो नौजवान पीढ़ियों को खोखला कर रही है, देश की जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच को खत्म कर रही है, वो ड्रग्स पेडलर सुशांत सिंह के बाद बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स माफिया है, ये है, वो है, वहां पर कितने कैरियर्स है, कितनी सारी चीजें चली थी। उसके बाद में क्या हुआ, कोई भी नतीजा नहीं निकला उसका। कहां से ड्रग्स आया, किसने लिया, किसको दिया, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी भी हुई, एक मीडिया ट्रायल भी साथ साथ में चला एनसीबी के साथ में, लेकिन वो एपिसोड खत्म होने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आया। आज उससे पहले अगर इतिहास में हम जाए तो प्रमोद महाजन का बेटा राहुल महाजन और प्रमोद महाजन का जो पर्सनल सेक्रेटरी था विवेक मोहित्रा, वो दोनों भी ड्रग्स के मामले में ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और एक मामला उस वक्त भी बाहर आया था। तभी से दिल्ली के आसपास के विस्तार और खास करके मुंबई शहर, क्योंकि मुंबई वो माइग्रेट लोगों का शहर है, दुनिया भर से लोग वहां पर आते हैं और उससे वहां बॉलीवुड भी है, वहां उद्योगपति के घराने भी है, वहां पार्टी कल्चर है। तो पार्टी कल्चर के बीच में ये ड्रग्स को घुसाना वो बहुत सरल हो जाता है, इसलिए जो कैरियर्स है वो वहां पर अपना काम और धंधा करते हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि गुजरात से भी आप देखो तो 5 किलो चरस पकड़ा गया, 10 किलो हेरोइन पकड़ा गया, ये खबर भी समयांतर पर हमको मिलती है। तो देश की सरहदों से बाहर से
इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पंजाब से आती हो, अफगानिस्तान के बॉर्डर से आती हो या कहीं दूसरी तरीके से आती हो, जहाज के थ्रू आती हो, लेकिन इतनी मात्रा में ड्रग्स आती है और वो ड्रग्स युवाओं को दी जाती है। और उससे क्या होता है कि ड्रग्स के जो मेन माफिया है वो जब तक पकड़ में नहीं आएंगे तब तक, यानी कि जो स्रोत है जहां से ड्रग्स आता है उसकी अगर नकेल, हम जैसे गुजरात में दारूबंदी की बात करते हैं कि भाई सरहद सील कर दो, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सरहद अगर आप सील कर दोगे तो एक बूंद भी शराब गुजरात में नहीं आएगी, नहीं आएगी तो लोग नहीं पिएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। इसी तरह से ये जो ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से, और इसमें सिर्फ ये कैरियर नहीं है, उसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, पूरी सिंडिकेट हो सकती है, क्योंकि इसके बिना इतना बड़ा कंसाइनमेंट और भी जो ड्रग्स आ रही हैं देश में वो पॉसिबल नहीं है। तो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं बनेगी इस मामले में, तब तक ऐसी खबर बार बार हमको सुनाई देगी और हमारी नजर के सामने वो दृश्य दिखाई देंगे। बिल्कुल। राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे अफीम, अदानी और अफगानिस्तान? राजू जी, जी राजू नहीं पा रहे। बोलिए। आपने शायद म्यूट कर रखा है राजू जी आपका। नहीं, हम आपको नहीं सुन पा रहे। प्रसन्न जी, आपकी ओर आना चाहूंगी मैं। प्रश्न मेरा वही रहेगा, अफीम, अदानी और अफगानिस्तान। कल पूरा दिन हम सब गांधीनगर के इलेक्शन में बहुत हम सब हर एक चैनल पे घूम रहे थे, तो अचानक देखी आया कि शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा है। तो मैं तब भी हमारे मित्रों को ऐसा पूछ रहा था कि आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली साउंड और स्ट्रांग हो, उसका एक ही सर्टिफिकेट है कि आप लोग रेव पार्टी करो, मिडनाइट पार्टीज करो, ड्रग्स लो, दारू पियो, फुल मतलब ऐसी पार्टीज करके लोगों को बताओ कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं अमीर हूं, आपकी कंपेयर में हम अमीर हैं। तो ये कल्चर कहां से आया है? ये कल्चर कहीं ना कहीं टॉप प्लेयर्स जो हमारे यहाँ सुपर क्लास जो बोलते हैं जिसको कि एक लेवल से ऊपर जिनकी इनकम है, एक लेवल से ऊपर जिनके पास बहुत पैसा आता है, फिर वो 2 नंबर का पैसा है, कहीं भ्रष्टाचार का पैसा है, कहीं बड़े बड़े उद्योगपति के पास आता हुआ पैसा हो। और उद्योगपति भी वैसे तो हमारे यहाँ जो कमाते हैं वो कर चोरी से ही कमाते हैं या कोई घोटाला करके कमाते हैं। तो खैर ये बात हुई कि ये कल्चर हमारे यहाँ आज का नहीं है, पिछले 50 साल में पहले सिर्फ अमीरों में जो कुछ गिने चुने नाम थे जिसमें बॉलीवुड सबसे पहले आता था, और वो लोग को और उनकी फीमेल्स, मतलब हमारे यहाँ तो कल्चर है कि फीमेल्स को हमने कभी नॉर्मल स्मोकिंग करते हुए भी नहीं देखा होगा और वहां ड्रग्स लेते थे। और एक गाना मशहूर हुआ था दम मारो दम, उसमें हम ये कल्चर देख सकते थे। तो हिंदुस्तान में ये कल्चर कहां से कैसे घुसा? तो डेफिनेटली आजाद हुआ देश उसके बाद से ये कल्चर को एंटरटेन किया गया था। कुछ गिने चुने लोग ही वहां फॉरेन जाते थे और लेके आते थे। अभी मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आज की ये बात करें, जिस दिन से तालिबानी ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल लिया है और अब जिस तरीके से उनका रवैया रहा है, सब लोग पूरे वर्ल्ड में एक ही चर्चा कर रहे थे कि सब कुछ कर ले, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान के पास इकोनॉमी चलाने के लिए या इकोनॉमी डेवलप करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड इनकम रिसोर्सेज है, उसमें से एक है ड्रग्स की खेती। अफगानिस्तान में जो ड्रग्स की खेती होती है वो कहीं पर नहीं होती है, और करीबन $3 बिलियन अप्रोक्सीमेशन ऐसा है कि $3 to 4 बिलियन का पैसा अफगानिस्तान को ड्रग्स से मिलता है। बाकी का कहीं और से आएगा, जिसमें वो लूट करेंगे, लोगों को मतलब रेप करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, ये सबसे उनका पैसा आएगा। तो
उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, मुझे लग रहा है कि ड्रग्स की खेती को थोड़ा ज्यादा ही बूस्टअप कर दिया है और पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से ये ड्रग्स घुस जाए ताकि उनकी इकोनॉमी, तालिबानी की इकोनॉमी चले, ऐसा उनका रवैया मुझे कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने में दिखा है। और इसीलिए आप देख लो कि पिछले 2 महीने में जितना गुजरात में, कहीं और हिंदुस्तान की कोई और बॉर्डर पे, हिंदुस्तान के और सिटी में, कि फिर आसपास की चाइना की बॉर्डर हो, पाकिस्तान की बॉर्डर हो, वहां पर ड्रग्स पाया जाता है। तो वो लोगों को तो शौक है, पाकिस्तान और चाइना तो उनके नेबर कंट्रीज है, उनको सपोर्ट करने वाले कंट्रीज है और वो करेंगे। बट उनकी इमीडिएट बॉर्डर पंजाब, राजेश भाई ने पंजाब का नाम याद दिला, इसलिए मैं याद कराना चाहता हूँ कि अकाली दल की बादल सरकार गिरने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ड्रग्स का हाथ है। और उन्होंने पूरे पंजाब के ये यूथ को ड्रग्स की ओर खींचा चला रहे थे, उनको हैबिचुअल करते जा रहे थे। इसीलिए पंजाब का यूथ एक ऐसी मूवमेंट शुरू हुई कि अकाली दल नहीं चाहिए, तब जाके, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से चलाई थी। उनके पास इलेक्शन में और कोई मुद्दा नहीं था, एक ही मुद्दा था, प्रकाश सिंह बादल और उसका बेटा हमारे लड़कों को ड्रग्स देता है, इसी तरह वजह से एक गया था। अभी वापिस अदानी पे आ जाते हैं, तो अदानी का पोर्ट तो है, लेकिन देखा जाए तो 2014 के बाद अदानी के जितने भी इन्वेस्टमेंट आउट कंट्रीज में है वो हर जगह पर है। तो अफगानिस्तान में भी है उनका, तो पाकिस्तान में भी है, हर जगह पर उनके बिजनेस ट्रेड्स चल रहे हैं, उनके बिजनेस के कहीं ना कहीं बहुत ही ओपन डोर है। तो अदानी जैसे पोर्ट पे इतना सारा ड्रग्स पाया जाना, तो पोर्ट पे आने से पहले क्या उसकी फॉर्मेलिटीज, क्या प्रोसेस रहती है, आने के बाद, पकड़े जाने के बाद अदानी ने बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ राष्ट्रवादी, बीइंग अ गुजराती, बीइंग अ पोर्ट ओनर, उन्होंने सरकार को क्या फैसिलिटेट किया कि ये हमारे यहाँ हुआ है, हम पूरी जड़ पे ले जाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं हमको पढ़ने में भी नहीं आया है कि भी अदानी ऐसा सपोर्ट करके, क्योंकि जहां से माल चढ़ा है, भले इलीगल चढ़ा है, लेकिन उनके पास वो पूरी डिटेल, पूरा सर्वेलेंस, जो भी पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका कंप्लीट वॉच होता है, पूरा रिकॉर्ड अपने पास होता है। आज का नहीं होता है, 1 साल तक का उसका रिकॉर्ड ऑफिशियली रखना पड़ता है या 18 महीने तक का रखना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड के हिसाब से भी एनसीबी या पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी उनको अदानी कैसे फैसिलिटेट करेगा, कैसे एक इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करके साथ में रखेगा, वो भी उन्होंने आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो डेफिनेटली सरकार को उनको भी होश में लेना पड़ेगा कि अदानी के पास से भी ये सब एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी। रहा सवाल अफगानिस्तान का ड्रग्स की खेती का, वो मेजर इकोनॉमी उसकी चलाने वाली है, तो हमारी सरकार अफगानिस्तान में तालिबानी आए उसमें बाकी कुछ हो ना हो, आतंकी हमले के लिए इमीडिएट एक्शन में लेने की जरूरत नहीं है, बट हमारी ये बॉर्डर कैसे सील की जाए कि जिससे ये ड्रग्स हमारे देश में ना आए, उनके ऊपर भारत सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए था। वो हम उस टाइम भी बोल रहे थे कि इमीडिएट, हमको भी लोग पूछ रहे थे कि भारत सरकार का जो वेट एंड वॉच का जो अप्रोच है उसमें क्या करना चाहिए, तो हमारा एक ही सजेशन था कि सबसे पहले ये ड्रग्स अंदर न घुसे, उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद आतंकी हमले के लिए हम हमारी सिक्योरिटी टाइट करेंगे। तो ये सब हमारे सजेशन भी है, सुझाव है, और हमारा पेन भी है कि भारत देश को हर तरीके से सुरक्षित रखना है, ना कि सिर्फ इंटर कंट्री टेररिज्म और ये सब। बट यस, हमारा यूथ बिगड़े नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कोई घुस ना जाए कि जो हमारे यूथ को बाकी और लेवल पे ले जाए, ये सब बहुत ही मुद्दे हैं। बॉलीवुड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि राजू भाई का अगर वॉइस ठीक होगा तो पहले उनको सुन लेते हैं। बिल्कुल राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न मेरा वही रहेगा, क्या कहना चाहेंगे अफीम, अदानी और अफगानिस्तान? पहले तो मैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जान बाजी पे लगा के इतना बड़ा कंटेनर पकड़ा है और अपने देश के युवा धन को बचाया है। तो सारी जड़ अफगानिस्तान में है, वाया पाकिस्तान ये सब कारोबार चलता है और पूरी दुनिया में फैलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत टारगेट है, लेकिन भारत का इतना बड़ा युवा धन है और 130 करोड़ की बस्ती है, तो उनके हिसाब से उनका सबसे बड़ा व्यापारी का जो बिजनेस का वो होता है, वो हब, वो इंडिया है। और इंडिया में कई सारे स्लीपर सेल है जो उनको सपोर्ट करते हैं, मगर हमारी एजेंसियां इतनी सतर्क है कि बार बार पकड़े जाते हैं और इनका जो मिशन है वो फेल हो जाता है। तो और जो हमारी सरकारें हैं, वो भाजपा की सरकार हो या अगले कोई भी पक्ष की सरकार हो,
उन्होंने सबने उनके अगेन एक्शन लिया ही है। रही बात अदानी की, तो अदानी पोर्ट पे जो ड्रग्स आया और पकड़ा गया, तो ये अदानी प्राइवेट पोर्ट है, मगर वहां की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपनी सुरक्षा एजेंसी कस्टम की है, कोस्ट गार्ड की है, जो पूरे समुद्र के अंदर वो अपना सुरक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इनपुट मिला होगा कि ऐसा कोई ड्रग्स आने वाला है, तो उनके हिसाब से उन्होंने रेड की। जैसे कल ये क्रूज जो मुंबई से गोवा जा रही थी, वहां पे भी उन्होंने रेड करके जो शाहरुख खान का जो लड़का है आरिफ खान और उनके बाकी के 5 आदमियों को भी पकड़ा है। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों में कहीं कमी नहीं है, लेकिन ये जो मामला है ड्रग्स का, वो विश्वव्यापी है और ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। और अफगानिस्तान में बहुत इनकी खेती होती है, और अभी तालिबान की सरकार वहां पे आ गई, उनके पास कोई दूसरी इनकम का सोर्स नहीं है, मेन सोर्स यही है। तो इनकी खेती भी बढ़ेगी, और पूरे विश्व को ये चेतावनी है कि इनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, कि ताकि वहां के जो उनकी जो खेती होती है ड्रग्स की, अफीम की, उसके ऊपर कुछ हद तक रोक लगाई जाए। जी जल्पा जी। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी उठता है कि पहले भी अगर हम बात करें कि जब मुद्रा पोर्ट की बात कर रहे हैं हम, कि वहाँ पर ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई थी, तब खासकर विशेष ये भी निर्देश दिए गए थे कि मुद्रा अदानी पोर्ट और उसके प्रबंधन के साथ साथ उनके जो अधिकारी है उनको क्या इससे कोई लाभ तो नहीं हुआ है, ये तलाश भी करना था। उसमें उनके प्राधिकरण और अधिकारियों की क्या भूमिका रही, ये भी पता करने को कहा था। और कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट द्वारा ये निवेदन भी दिया गया कि वो इस तरीके के जो भी कंटेनर्स होते हैं वो उनकी जांच की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सामने आया था। कोस्ट गार्ड और कस्टम बाद में आता है। मुद्रा पोर्ट का मैंने पूरा विजिट किया हुआ है। वहाँ जो प्रोटोकॉल्स है, आप पहले तो आपको आपके फोटो वाला एक आई कार्ड निकालना पड़ता है। उसके बाद आप जब उसके गेट पे जाता हो तो वो आई कार्ड को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी वहां छोड़ देनी पड़ती है, और उनकी मुद्रा पोर्ट की खुद की जो व्हीकल है उसके अंदर आपको बिठाते हैं। आपको बिठाते हैं तब आपका मोबाइल स्विच ऑफ कराते हैं। आपके पास कोई कैमरा नहीं है की जांच होती है। फिर गाड़ी में बैठकर आप जब पोर्ट की विजिट करते हो तो आपको गाड़ी के जो शीशे हैं उसको नीचे उतारने की भी अनुमति आपके पास नहीं होती। आपकी गाड़ी की ड्राइवर सीट के बाजू में मुद्रा पोर्ट का एक सुरक्षा अधिकारी बैठता है, और पूरे पोर्ट का विजिट कराने के बाद उसमें गाड़ी कहीं पर रोकने की भी इजाजत नहीं है, उतरने की तो बात ही नहीं उसमें। तो गाड़ी मूव में चलती है, मूवमेंट में उसको खड़ा नहीं किया जाता कहीं पर भी, और एक गेट से जाकर फिर एग्जिट गेट से आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने मुद्रा पोर्ट का विजिट किया हुआ, ये प्रोटोकॉल है। फिर बात आती है जो वहां पर माल आता है उसको अपलोड या अनलोड करने की बात आती है। वहां पर मुद्रा पोर्ट की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी गुड्स आते हैं वो गुड्स उसमें क्या चीज है, टेल्कम पाउडर है तो टेल्कम पाउडर उसका सैंपल चेक किया जाता है, रैंडमली उसको चेक किया जाता है। उनके पास अथॉरिटी रहती है, उनके सील को खोले, उसको जांच करे और बंद करे। पूरे कंसाइनमेंट को चेक नहीं किया जाता, लेकिन रैंडमली उसको चेक किया जाता है और उसके बाद में वो आता है। यहाँ पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चेन्नई का जो पोर्ट है गवर्नमेंट का, वो सबसे नजदीक पड़ता था, लेकिन वहां पर वो कंसाइनमेंट नहीं गया, और वहां से इतने किलोमीटर दूर अदानी के पोर्ट पर वो कंसाइनमेंट आया। और जैसे कि प्रशांत भाई ने बोला कि अगर अदानी का उस पर, अदानी हम समझ सकते हैं कि अदानी का खुद का उनके कोई इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उनकी जो अधिकारी है, उनके जो कर्मचारी है, वो क्या गड़बड़ नहीं कर रहे हैं इन लोगों के साथ मिलकर। ये करने की जिम्मेदारी जो है वो अदानी कंपनी की है। और नैतिक जिम्मेदारी भी ये हो सकती है कि आपके वहां से कुछ चीज पकड़ी गई है और इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है, तो आप अपने, सरकार तो उनकी जो भी एजेंसी है वो जांच करेगी, लेकिन अपने तौर पर भी एक जांच होनी चाहिए। और उसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऐसे लोग तो हमारे कंपनी में नहीं है जो ये ड्रग्स माफिया जो है उनसे मिले जुले हैं, उनसे कोई डील हो रही है उनसे। ये सारी जांच पारदर्शक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी जो आते हैं वो एक हथियार लेकर आते हैं। आपको पता चलता है उनके हाथ में AK-47 है,
कहाँ से बचना है, कहाँ से नहीं बचना। ये ड्रग्स जो है वो इतना घातक हथियार है जो आपकी रगों के अंदर घुसकर आपको बिल्कुल कमजोर बना देता है, शारीरिक रूप पर और मानसिक रूप से भी। और जैसे हम जानते हैं कि ये कॉलेज की हॉस्टल्स को इसको शिकार बनाया जाता है, कॉलेज कैंपस को इसका शिकार बनाया जाता है। ये जो पार्टियां हैं वो यंगस्टर पार्टियां करते हैं, वो पार्टियों को में उसको लिया जाता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरजादे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको बिना बताए धीरे धीरे से, एक सिगरेट पीने का अगर आपको शौक है तो आपके सिगरेट के अंदर भी उसको मिलाकर पहले उसका आदी बनाया जाता है, वो मुफ्त में दिया जाता है। और फिर जब आदी बन जाते हो आप, तो कई ऐसे मध्यम वर्ग के बच्चे भी हैं जो अपने घर में चोरी करते हैं, अलग गलत रास्तों पर पैसों के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स के बिना चलता नहीं है। तो ये जो चीज है वो ऊपर से लेकर धीरे धीरे नीचे तक आई। और पंजाब में जो हुआ वो इतने परिवारों के अंदर अपने बच्चों को उन्होंने खोया, और बच्चों को भी पता चला उसके बाद, लेकिन उसमें निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। एक बार अगर ड्रग्स के अंदर आप घुस गए, उसके बाद उसको छोड़ना, उससे निकलना बहुत कठिन है। तो ये जो चीज है वो अफगानिस्तान कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट हो सकता है, उसका चाइना का भी इंटरेस्ट हो सकता है। ये बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिस देश की आईडी अगर कमजोर हो जाएगी, समझ लो उस देश खुद कमजोर हो जाएगा। तो आतंकवाद से बड़ा एक ये षड्यंत्र है कि किसी देश की युवा पीढ़ी को खत्म कर दो। और जब ये बात होती है तो अफगानिस्तान का इंटरेस्ट हमने समझ लिया, प्रशांत भाई ने समझाया। चीन का भी इंटरेस्ट होगा, ये भी हमने समझ लिया। हमारी सरकार का इंटरेस्ट क्या है हमारी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये ड्रग्स आजकल का कारोबार नहीं है, मैंने जैसे बताया राहुल महाजन का, जो वहां से लेकर आज तक छुटमुट घटनाएं बनती है, छुटमुट ऐसी रेड पड़ती है, वहां से कंसाइनमेंट पकड़े जाते हैं। लेकिन जैसे कि दारू में होता है कि 10 लाख का दारू पकड़ा गया तो 40 लाख का उसमें से निकल भी गया होगा। तो ड्रग्स का तो जो पुलिस के फोर्स है उसके अंदर भी कुछ ऐसे मिले जुले लोग होते हैं जो पैसों के लिए ये सब करते हैं। सरकारी जो एजेंसियां है उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके अंदर मिले जुले होते हैं। तो सारा जो है उसको पारदर्शक तरीके से उनकी जो भर्ती हो, उस पर जो सुपरविजन होना चाहिए, ये सारा होना चाहिए। और साथ साथ में जो हमको पता है कि यहाँ से यही रास्ता है, या तो हवाई रास्ता है, या पानी से रास्ता है, या सरहद से आता है। तो ये सारी जो संभावनाएं हैं ड्रग्स देश में आने की, वो सारी संभावनाओं को बहुत ही कड़े रवैये से उसको खत्म कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हुआ, ऐसे ही कहीं ना कहीं खुफिया जो एजेंसी है उन्होंने अलर्ट भी जारी किया था कि टेररिज्म नहीं लेकिन नार्को टेररिज्म का सबसे ज्यादा खतरा है, जो शायद ये सारी घटनाओं से सिद्ध भी हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जिस दिन ये हुआ 15 अगस्त को, और उसके बाद हम सब में ये चर्चा शुरू हुई, पूरे देश में हम चर्चा कर रहे थे, हमारे जैसे मतलब एनालिस्ट हो या नेता हो, कोई भी हो, सबका एक ही पेन था कि टेररिज्म और टेररिस्ट का अटैक इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी, उनकी तालिबानी ने अभी अभी ये टेक ओवर किया है। तो उनका मतलब जो भी सेल्स चल रहे हैं, स्लीपर सेल हो, आतंकी सेल हो, वो सबको ट्रेन करके कहीं ना कहीं देश से कहीं कोई कंट्री में घुसाना है। इट विल टेक सम टाइम, बट यस, ये इतना इजी चीज है जिसको घुसाने के लिए, मतलब अंडर सी ले लो आप, हवाई मार्ग से ले लो, तो ये मार्ग से ये कोई भी देश में आराम से घुस सकता है। हम 2 दिन पहले भी देखा था कि वो सिलाई में, जैसे कल पोर्ट की बात करें, जो आर्यन खान में जो पकड़े गए हैं, वो कहाँ से पकड़ा कि वो कफ की सिलाई में आया हुआ है, बटन की सिलाई में आया हुआ है, अंडरवेयर की सिलाई में आया हुआ है, और इतना छोटा छोटा ये बारीक होता है कि वो कहीं भी ऐसे फंस सकता है, इसका स्कैनिंग नहीं हो सकता है। बट हमारी नार्कोटिक्स की टीम वो हर जगह से उतनी मतलब वेल इक्विप्ड है कि वो किसी भी वे से पकड़ सकती है। लेकिन ये जो पकड़ा है और ये जो हमारे सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो पूरे देश का 10% है अभी जो आ रहा है, और पिछले 2 महीने में कुछ ज्यादा आ रहा है। तो या तो 2 चीज है कि अभी बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये आतंकी, मतलब अफगानिस्तान के सामने हमारी एक्शन दिखे, इसके लिए ये सब दिखा रहे हो रहा है, क्योंकि हम समझ रहे हैं क्लियरली। आज देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का जो भी केस हुआ,
उसमें बाद में अल्टीमेटली फाइनल थिंग क्या हुआ कि भी वो ड्रग्स लेता था, उसकी पूरी चैनल को पकड़ा गया, उसकी पूरी बैकएंड चेन धीरे 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 कितने नाम आए, दीपिका पादुकोण तक गए लोग और काफी सारे ऐसे नाम आए गए। ये अपना डायरेक्टर जो है उसका नाम भी आया था। तो इतने सारे एक बार नाम आता रहता है। मतलब इतना तो क्लियर है कि ड्रग्स हमारे देश में भी घूम रहा है। अभी जो घुस गया है, जो उसके एजेंट बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जो लाते हैं वो चैनल तो क्लियर है कि उनकी एक चैनल होती है। अभी वो चैनल अंडर सी हो, पोर्ट हो, एक एयर मार्ग हो, वहां से लाने के लिए उनको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। ऐसा तो है नहीं। आज पूरे मतलब कल का ही किस्सा ले लीजिए, अगर ये पोर्ट में ये जहाज जो जा रहा था उसके अंदर जो है ये जो अपना था बोट के अंदर, उसमें अगर आ सकता है तो वो कहां से आया, उसकी चैनल को अगर आप वन बाय वन पकड़ने का शुरू कर दो तो अपने को दलाल भी मिल सकता है। तो चैनल क्लियर है, रास्ता पता है, सब कुछ हमारे नॉलेज में है। तो हम आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लो तो आज तक हमने कितने ऐसे मतलब जो भी पकड़ा जाता है वो छोटी मछली होती है। तो बड़ी मछली के नजदीक हम क्यों नहीं पहुंच पाए आज तक, उसमें कहाँ लैकुना है, उसमें क्या गैप है, या तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की सिस्टम वहां पर रोड ब्लॉक्स बन के बैठी है जो उनको बड़ी मछली की ओर नहीं जाने देती है, या ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन हमने आज तक देखा हो तो बताइए। हमने ऑपरेशन देखे कि भी हमने ड्रग्स पकड़ा है, हमारी एनसीबी ने टीम पकड़ा है, एजेंसी ने ये पकड़ा है, लेकिन उसके पीछे कौन मास्टर माइंड कौन है, उसके जड़ तक हम आज तक नहीं जा पाए। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम हमारे देश की यूथ को बचाना चाहते हैं, अफगानिस्तान अभी भी वही ट्राई करता रहेगा। उसका रीजन ये है कि अगर आप मैप देखो, वर्ल्ड का मैप देखो, तो अफगानिस्तान जहां बैठा है उसको इमीडिएटली टारगेटेबल अगर कोई ऑडियंस है तो चाइना और इंडिया है, क्योंकि हमारे बाद उसको बांग्लादेश जाना है, हमको क्रॉस करके नेपाल जाना है, हमको क्रॉस करके श्रीलंका जाना है, बट भारत में वो सीधा घुसेगा। उसके बैकएंड में आप देख लो तो यूरोप उसको बहुत दूर पड़ता है। तो वो और यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ये सब ऐसी कंट्री है कि वहां तो ऑलरेडी उनका बिजनेस ओपनली चलता होगा, वहां तो ड्रग्स शायद ऑफिशियली कहीं ना कहीं लीगल हो जाता है। हमारे देश में इलीगल है, इसलिए वो घुसाने का ट्राई कर रहा है। तो ये इसको कैसे टाइट किया जाए, अगेन मेरी जो चिंता है कि हमारा यूथ और ये जो बॉलीवुड का जो वेस्टर्न कल्चर जिसको बोलते हैं, पार्टी कल्चर जिसको बोलते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन से आएगा। तो मेरी हमारे देश के हर एक पेरेंट्स को अपील है कि आपके बच्चे को आप कहीं ना कहीं मतलब सब लाड़ प्यार सब कुछ दीजिए, उनकी हर एक चीज पूरी कीजिए, लेकिन उनको इतना भी फ्रीडम मत दीजिए कि वो क्या करता है वो आपको पता ना हो। और आज अहमदाबाद में भी ये हो रहा है, काफी सारे स्पॉट ऐसे हैं जहां पर सुनने में आता है कि यहाँ ये लेवल का ड्रग्स मिलता है, यहाँ ये लेवल का मिलता है, फिर भी लोकली अहमदाबाद से भी हमको ऐसे कोई रेड आज तक नजर में नहीं आई है। तो हमारी पुलिस तंत्र को, प्रशासन को एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये बड़े से बड़ा कैंसर बने उससे पहले हमारे अहमदाबाद में ये कंट्रोल, गुजरात में ये कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हर नुक्कड़ पे हर गली पे ये मिलना शुरू हो चुका है, ऐसा सुनने में आया है। काफी सारे बड़े बड़े स्पॉट्स अहमदाबाद के ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। एक जमाने में आप देखो तो एसजी रोड, हमारा जो सर्किट गांधीनगर रोड जो है हाईवे था, वो बहुत ही लिमिटेड था और कोई ही कुछ स्पॉट्स ऐसे थे जो हाई प्रोफाइल माने जाते थे। उस तरीके से आप सिंधु भवन रोड देख लो अहमदाबाद में, सिंधु भवन रोड पे जितने भी बड़े बड़े कैफे, शॉप्स, पार्लर्स और रात को वहां जो लग्जूरियस कार्स खड़ी रहती है, वो सब में आपको उनको बच्चों की जो शरारत देखो वो लेवल की होती है कि वहां कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चल रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी चिंता है एक नागरिक के नाते, अहमदाबाद के, गुजरात के नागरिक के नाते मेरी चिंता है कि इसको भी कहीं ना कहीं हमको रडार में रख के इसके ऊपर थोड़ा वॉच रखना जरूरी है। जी बिल्कुल। राजू जी आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न यही उठता है कि जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है जो उसकी जांच होनी चाहिए वो एंड तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंचती, सिर्फ एक नाम खुलता है, शायद मिले जुले कुछ दो लोगों का और नाम सामने आ गया, फिर पता नहीं कहां पर ये केस जो है क्लोज हो जाता है या फिर पता नहीं क्या होता है। कभी भी हम एंड तक नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिरकार ये जो मास्टरमाइंड है वो है कौन। मैं अपने दोनों पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ ही हूँ। उन्होंने जो चिंता जताई वो बिल्कुल सही है। देश का युवा धन को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है और भारत एक सॉफ्ट टारगेट है। तो ये मैं जो प्रशांत ने भी बताया कि अहमदाबाद की गलियारों में भी ऐसा कैसा होने लगा है, तो सरकार को पूरी उसकी माहिती है और उनके सामने कड़े से कड़े एक्शन भी लिए जाते हैं और जो मूड तक पहुंचना चाहिए वो भी पहुंचते हैं।
और उनके आधार पे कोर्ट में कार्यवाही चलती है, और कोर्ट में जब कार्यवाही चलती है तो मीडिया में भी आना बंद हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये केस खत्म हो गया, केस बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपनी कानूनी प्रोसेस है उनके हिसाब से वो केस चलता है, और जो भी है उनको सजा भी मिलती है। और ये जो पकड़ा जाता है वो इनपुट मिले होते हैं, इसीलिए पकड़ा जाता है। लेकिन ये सही बात है कि ये चिंता का विषय है। कोई न किसी न किसी तरह से, पहले ये कश्मीर से जमीन मार्ग से घुसता था, अभी वहां पे सरहद सब सील हो गई है, बॉर्डर, वो वहां पे सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क है एकदम, और वहां पे भी जो बॉर्डर सील की गई, इनकी वजह से वो लोग अभी दरियाई मार्ग से घुसा रहे हैं। फिर कच्छ के रण के वहां से भी बीच में कुछ पकड़ा गया था। लेकिन जो भी माध्यम से आता है वो अपने देश के लिए बहुत गलत है, और अपनी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, वो चेकिंग के आधार पे ही पकड़ते हैं। उनके उनका सब तपास होती है, रेड करते हैं। जैसे आपने बताया कि ये जो अभी रेवे पार्टी में पकड़े गए बंबई के अंदर, वो कैसे वो शर्ट के कॉलर के अंदर भी ले गए थे, और अपनी जो भी, जहां अपने को कोई शंका भी नहीं हो कि इसके अंदर से उन्होंने ड्रग्स छिपाया होगा, तो ये किसी ना किसी तरह से अंदर ले जाते हैं। लेकिन अपनी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क थी, 22 दिन तक उन्होंने उनकी वॉच की, और बड़े से बड़े लोगों को पकड़ा है, और किसी को बख्शा नहीं जा रहा। और सरकार की ओर से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो नरेंद्र भाई की सरकार है, किसी को बख्शेगी नहीं, वो कंफर्म है। और देश के सामने, देश की सुरक्षा की चिंता के सामने, और देश के सुरक्षा के हिसाब में कुछ भी गलत नहीं होगा, और कड़े से कड़े कानून के हिसाब से उनका सामने एक्शन लिया जाएगा, और जो भी होगा, बड़ा से बड़ा कोई भी होगा, उसको बख्शा जाएगा। जी प्रशांत जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं भूल जाऊं उससे पहले, राजेश भाई सॉरी, मैं थोड़ा 2 मिनट इसलिए, राजू भाई सरकार के प्रवक्ता है, जलपा आप बहुत बड़ी मीडिया में हो, आपके माध्यम से और राजू भाई को रिक्वेस्ट करके मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कश्मीर का नाम दिया, मेरी अभी बहुत ही लेटेस्ट में जम्मू की विजिट हुई थी, तो जम्मू के स्थानिक लोगों ने मुझे बताया कि ड्रग्स कैसे आता है यहाँ, या तो ड्रग्स का लेकुन अभी भी ओपन कहाँ पर है, जो हमारा उरी का जो पॉइंट है, जो जहां पर आतंकी हमले ज्यादा होते हैं, तो हिंदुस्तान की बॉर्डर जहां खत्म होती है उरी पे, उरी इज द बॉर्डर का लास्ट विलेज है, उरी की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर, उरी हमारा इंडिया का है, दोनों कंट्रीज की बीच की जो बॉर्डर होनी चाहिए, तो इंडिया से पाकिस्तान का जो ट्रेड जो जाता था अभी तक का बिजनेस ट्रेड, जो अभी उरी से बंद हो गया है, लेकिन वो जो ट्रेड था वो एक ब्रिज है। इंडिया की बॉर्डर छोड़ने के बाद इमीडिएट 500 मीटर पे पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है, और वहां से भी पाकिस्तानी वो सब ट्रेड्स आगे ले जाते थे और वो सब करते थे। पाकिस्तान की बॉर्डर खत्म होने के बाद इंडिया में जब एंटर होता है तो वो बॉर्डर 11 किलोमीटर पे आती है, 500 मीटर पे नहीं आती है। ये फैक्ट है वहां की, मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इतना तो फैक्ट है कि 11 किलोमीटर पे इंडिया की बॉर्डर शुरू होती है। तो ये 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में 6 से 8 गांव आते हैं, तो पाकिस्तानी जो भी घुसते हैं या वहां से जो ट्रेड आता है, वो लोग ड्रग्स अंदर लेके कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और ये 6-8 गांवों में बंटवारा कर देते हैं, और वो लोग स्लीपर सेल के माध्यम से इंडिया में घुसते हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। मैं भी कहीं ना कहीं ये ध्यान दोहराना चाहता हूँ, मैं करूंगा, आगे भी बात करूंगा राजेश भाई से, और राजू भाई से भी रिक्वेस्ट है कि हम इसको कैसे आगे ले जाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ओपन कैच एरिया है जिसकी हमको सबको चिंता जतानी चाहिए, और वो सरकार का भी ध्यान देना चाहिए कि इसको कैसे, क्योंकि देखिए इंडिया से जो ट्रेड जाता है वो आलू, मतलब ओनियन, ये सब जो ट्रेड वहां कश्मीर से उरी छोड़ के पाकिस्तान में जाता था, और वो खाली ट्रक जो आती थी वापिस, उसमें से कोई ड्रग्स या तो मतलब हथियार या ये सब चीज ऐसे 6-8 गांव से बंटवारा होने के बाद अंदर एंटर होती है, ऐसा सुनने में आया। तो इसके ऊपर क्या किया जाए, हम सबको साथ मिलकर इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और चिंता जतानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी है, जिस तरीके से प्रशांत जी भी बता रहे थे, अगर भारत की बात करें तो विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में ये स्थित है, जिसके एक तरफ हम जिसे त्रिभुज के नाम से यानी कि गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र कहते हैं, और दूसरी तरफ देखें तो स्वर्ण अर्धचंद्र यानी कि गोल्डन क्रिसेंट जिसे क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं गोल्डन ट्रायंगल की, तो इसमें थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, वियतनाम आता है और लाओस शामिल है। और अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं गोल्डन क्रिसेंट की, तो उसमें पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है और आता है ईरान।
यानी कि अगर देखा जाए तो अभी तो अफगानिस्तान यानी जिस पर तालिबानी शासन हो गया है वहां पर ईरान का सपोर्ट है, यानी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो गोल्डन क्रिसेंट है उसमें ये गतिविधियां और तेज हो सकती है अफीम की, जो पूरे विश्व के लिए बहुत खतरा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रशांत भाई ने अपने प्रस्तावना में कहा कि अफगानिस्तान के पास कोई उद्योग नहीं है, उनके पास कोई धंधे नहीं है, उनके पास पैसा कमाने का जो जरिया है वो सबसे बड़ा जरिया ये अफीम की खेती है। और अब खेती करने के बाद सबसे नजदीक अगर कोई उसको बाजार मिलता है तो वो इंडिया है। और इंडिया में वो इंटरेस्ट भी हमने बताया कि इंडिया में ड्रग्स से वो पैसे भी कमा सकते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को कमजोर भी कर सकते हैं। ये तो हमने समझ ली बात, ये ओपन बात है, ये सरकार को भी समझ होगी। और जितना हम जानते हैं कि कहां से कैसे कैसे रास्तों से आ सकता है, एनसीबी उनसे ज्यादा उस बात से अवगत होगी कि कैसे आता है। जैसे कि हमको पता है कि गुजरात में दारू कहां से आता है, कौन सी बॉर्डर से आता है, कहां कहां से संभावनाएं आने की, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, ये तो हमको सबको पता है। लेकिन कभी आपने देखा कि चेक पोस्ट के ऊपर दारू का ट्रक पकड़ा गया? वो अहमदाबाद में पकड़ा जाएगा, वो रास्ते में पालनपुर पकड़ा जाएगा, वो कहीं पर कच्छ में पकड़ा जाएगा। लेकिन बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट बनी हुई है वहां पर कभी भी बहुत बड़ी मात्रा में दारू नहीं पकड़ा गया। उसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है वहां पर ही रोक देने की, क्योंकि पुलिस का काम बिल्कुल, पुलिस फ्री हो जाएगी अगर चेक पोस्ट एक बूंद भी दारू नहीं आने दे गुजरात में, तो पुलिस के पास कोई काम ही नहीं रहेगा। लेकिन जब दारू आ सकता है तो ड्रग्स भी आ सकता है। जो लोग पैसों की वजह से, जो भी अधिकारी हैं वो पैसों की वजह से अगर दारू को लाने देने की इजाजत देते हैं, तो दारू के साथ साथ वही ट्रक में 500 ग्राम या 1 किलो ड्रग्स आने में कौन सी उसमें दिक्कत हो सकती है? क्योंकि ये चीज ऐसी है कि 1 ग्राम और 2 ग्राम में भी बिकती है और उसकी बहुत बड़ी कीमत है। नाखून में छिपा कर लोग ड्रग्स को सप्लाई कर लेते हैं। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें हमारी जो आईआईएम है, एनआईडी है, मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल्स है, उसको बहुत बड़ा बाजार बना रहे हैं लोग। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है कि जो बहुत शिक्षित संस्थान है, जिसको हम बोलते हैं कि वहां पर एडमिशन के लिए भी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है, वो संस्थानों के अंदर भी स्मोकिंग एक हैबिट हो गई है। और स्मोकिंग की हैबिट के साथ साथ ये ड्रग्स को हैबिट बनाया जा रहा है। यानी ये सिर्फ प्रशासन का सवाल नहीं है, जैसे प्रशांत भाई ने बताया, ये सामाजिक भी प्रश्न है। वो हमारे घर में जो परवरिश हो रही है बच्चों की, उसके साथ भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारे बच्चे अगर रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर पर आते हैं, इतनी हम छूट देते हैं, तो वो 11 या 12 बजे किसके साथ थे, कहाँ थे, कौन सी प्रवृत्ति कर रहे थे, और उससे देर हो गई उनको, कितनी बार वो बाहर देर से रहते हैं घर में, और कितनी वो घर में आते हैं, तो हम उनको बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि नहीं देखते? क्योंकि ड्रग्स लेकर आने वाला आदमी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे चेंज हो जाती है, उसका बोलना चेंज हो जाता है, उसकी सोचने की जो स्टाइल है वो बदल जाती है। तो माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि अपने बच्चे के अंदर कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये छोटी, उससे संवाद होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, फैमिली के अंदर डायलॉग ही नहीं होते। जो पिता है वो व्यवसाय इतना बिजी है, सुबह से घर से चला जाता है, रात को घर पे आता है, डाइनिंग टेबल पर खा लेता है, बच्चा उस वक्त अपने रूम में बंद हो गया होता है, वो पढ़ता है या कुछ करता है उसको पता नहीं होता। तो जो डायलॉग होता है, वो फैमिली के साथ बैठने का जो समय एक दूसरे को देने की जो चीज होती है, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। और उससे क्या होता है, कोई अगर गलती से भी बच्चा इसमें फंस गया तो अपने बाप से कह नहीं सकता, क्योंकि हमने रिश्ता ऐसा नहीं बनाया। हमने रिश्ता ऐसा नहीं बनाया कि वो अपने बाप को कह सके कि मुझसे ये गलती हो गई है और उससे मुझे बाहर निकलना है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूं। ये स्वतंत्रता भी बच्चों के पास होनी चाहिए कि भाई आपने कोई गलती कर दी है तो आके अपने पिता को, इतना तो स्पेस होना चाहिए फैमिली के अंदर। तो ये सामाजिक प्रश्न भी है, और सामाजिक प्रश्न है इसीलिए क्योंकि आप देखिए कि पान की दुकान हर 200 मीटर पर है, लेकिन जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या कोई सिगरेट का सेवन करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो है वो अपने जो मेंटल स्टेटस है उसके पर आधार भी है।
फिर क्या हो गया, अभी तनाव वाली जिंदगी हो गई है। व्यवसाय में भी तनाव है, पढ़ाई में भी तनाव है, उसके बाद में जो हमारी रहन सहन है वो भी एकदम भौतिक हो गई है, मॉडर्न हो गई है। और मॉडर्न होना उसका मतलब ये हुआ कि एक हाथ में बियर होना चाहिए, एक हाथ में सिगरेट होना चाहिए, तो ही मैं मॉडर्न हूं। हमको विचारों से मॉडर्न नहीं होना है, हमें आधुनिक होना है, लेकिन हमें विचारों से आधुनिक नहीं होना है, हमें स्टाइल से आधुनिक होना है। तो ये स्टाइल बन गई है और वही स्टाइल आपको कहीं ना कहीं फंसा देती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सोशल इश्यू भी हैं, और सोशल इश्यू के साथ साथ ये प्रशासनिक इश्यू बन जाता है। और इसमें जो गहराई से नहीं सोचा गया, पक्षापक्षी जो ऊपर जाकर अगर नहीं सोचा गया, राजनीतिक लाभालाभ से ऊपर जाकर इसमें नहीं सोचा गया, और सिर्फ दिखावे की राजनीति हो गई कि हमने ये कर दिया है, हमने ये कर दिखाया है, तो इसका कोई इलाज नहीं होगा। उस पर टूट पड़ना पड़े, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था ऐसी ही एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ जो कानून है वो भी कितना लचर है कि आप कितनी मात्रा में आपने सेवन किया है उस मात्रा में आपको सजा होती। अगर आपने कम मात्रा में लिया तो आपकी 6 महीने की सजा होगी, फिर 2 साल की सजा होगी। कहीं पर भी ऐसा है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर आप उसमें से मुक्त हो जाते हो, आपको सजा भी नहीं होती। आप ड्रग्स पकड़ा जाता है तो वो भी कितनी मात्रा में पकड़ा गया उसके आधार पर 2 साल, 5 साल या 10 साल की सजा निश्चित होती है। तो उसमें क्या होता है, जो जो रसूखदार लोग हैं, अगर वो पकड़ा गया तो वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, फिर भी जांच एजेंसियां जो है वो मात्रा कम दिखा देती, या तो ये दिखा देती है उसने ड्रग्स लिया है लेकिन उसके पास ड्रग्स मिला नहीं है, तो वो 6 महीने में वो सेंटर में जाता है और छूट जाता है। हमने सुशांत सिंह के मामले में देखा, कितने लोगों को बताया गया कि इसने ड्रग्स लाके दिया, उसके टेलीफोन कॉल से पता चला कि कौन कौन लोग थे उनको ड्रग्स देते थे, उसके मैनेजर की भी हिस्ट्री निकली, लेकिन किसी भी आदमी पर आज तक कोई भी गुनाह साबित भी नहीं हुआ और किसी को सजा भी नहीं हुई। तो उससे होता क्या है कि उनमें डर नहीं बैठता, खौफ बैठना चाहिए। और उसमें तो मैं समझता हूं कि फांसी की सजा तक का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ये हत्या ही है। अगर आप किसी को ड्रग्स देते हो, जानबूझकर देते हो, तो आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन उसको दे रहे हो, जिसके वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी सोशल लाइफ खत्म होती है, उसकी सोच खत्म हो जाती है, उसकी शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आप सामूहिक रूप से जब ये गुनाह करते हो देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का, तो वो भी एक प्रकार का आतंकवाद है। तो आतंकवाद की श्रेणी में ही उसको रखना चाहिए। और जो कानून है उसमें, कानून में जो त्रुटियां हैं जिससे ये लोग बच जाते हैं या कम सजा पाकर निकल जाते हैं, वो ना हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रसाद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कश्मीर की, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, ये एक रास्ता भी है तालिबान के पास विकल्प में कि भारत में अगर ड्रग्स घुसाना है, खुफिया एजेंसी द्वारा हर एक जगह है वहां पर सतर्क भी पहले से ही जारी किया गया था। देखिए, अफगानिस्तान की बॉर्डर जो मैंने पहले भी समझाया था मैप के हिसाब से कि पंजाब एक ऐसी बॉर्डर है, कश्मीर एक ऐसी बॉर्डर है जहां से वो लोग कुछ भी अंदर घुसा सकते हैं, और इसीलिए वो बॉर्डर को कैसे टाइट किया जाए। उसके अलावा जिस तरीके से हम पाकिस्तान को हमारा दुश्मन, पाकिस्तान को अपफ्रंट हमारा दुश्मन मानते हैं, बट चाइना इनडायरेक्ट दुश्मन है। तो चाइना से भी, मतलब नॉर्थ का जो पूरा बेल्ट है मैप में, चाइना के पास वाला, उसको भी, और 7 सिस्टर्स जो हम जिसको बोलते हैं, जो चाइना के बहुत करीब है, उससे भी हमको थोड़ा खतरा रहता है। तो वो बॉर्डर को भी कहीं ना कहीं टाइट किया जाए, इस तरीके से उनके ऊपर वॉच रखा जाए, क्योंकि तालिबान के लिए आने वाले 2 साल के, अभी आज की तारीख में उनके पास उतनी ही, मतलब उनका रिजर्व फंड देख लो, उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लो, जो बॉन्ड्स पड़े हैं वो सब देख लो, कुल मिला के उनके पास 3 बिलियन से ज्यादा पैसा नहीं है। तो 3 बिलियन देश को चलाने के लिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्योर कैश की तरीके से बात करो तो हार्डली 4 से 6 महीना वो लोग सस्टेन कर सकेंगे। उसके बाद क्या? और अभी तक एज पर यूएन और एज पर बाकी सारे जो एसोसिएशन मिल रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना के अलावा किसी ने उसको डायरेक्ट सपोर्ट जाहिर नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। उनके जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने भी फुल ओपनली आके नहीं बोला कि किसका सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा। तालिबान ही बोल रहे थे कि हम बदल चुके हैं, हमारा रवैया अलग है, हम 20 साल पहले वाले तालिबानी नहीं है, बट उनका बिहेवियर वही रहा है।
पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि तालिबानी न्यूज कम होती जा रही है। तो क्या मतलब वहां पर आतंक कम हो चुका है, क्या वो लोग सुधर गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बट कोई ना कोई इंटरनेशनल वजह से उनके न्यूज को दबाया जा रहा है। तो हम एज ए हमारे भारत देश को सुरक्षित कैसे करें, मतलब बॉर्डर से करें, अंडर सी से करें या एयरवे से करें, क्योंकि हम देख सकते हैं एक महीने पहले एक दो बार मतलब एलओसी के ऊपर एयर स्ट्राइक के मतलब एयर के माध्यम से भी एक तो मतलब आतंकी हमले हमारे वहां हुए थे, बम के मारे हुए थे। तो वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान करवा रहा है, तो पाकिस्तान को तालिबानी इनडायरेक्ट सपोर्ट तो उनके ही है। तो काफी सारे ओपन लेकुना दुश्मन हमारे हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इराक और ईरान का अभी इसलिए कुछ ओपनली नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि हमारी अभी 60 to 70% डिपेंडेंसी ऑयल से लेके काफी सारे चीजों में वहां पर है, और हमारा ट्रेड अच्छी तरीके से चालू है। हमने अफगानिस्तान का ट्रेड फुल फ्लेज बंद नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम अभी होल्ड पे है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड बोला जा रहा था, ये किया वो किया, लेकिन अभी भी मैंने जिस तरीके से ओनियन पोटेटो का एग्जांपल दिया, हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं चालू है। तो ये ट्रेड भी मुझे लग रहा है इमीडिएट एक्शन पे थोड़ा कहीं धक्का पहुंचेगा, कहीं बिजनेस में अफेक्ट होगा, बट ट्रेड को कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए। और एटलीस्ट चाइना के साथ हमने चाइना के बोले पटाखे फोड़ लिए, हमने चाइना ऐप को कहीं ना कहीं बैन कर दिया, बट चाइना के साथ हमारे जो अभी भी ओपन रिश्ते हैं, एलएसी के ऊपर जो भी दंगे हो रहे हैं, बट हमारी डिपेंडेंसी जो मशीनरीज की है, जो फार्मा लेवल की है, वो सब चाइना के ऊपर ज्यादा है। तो जल्द से जल्द हम आत्मनिर्भर बन नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं वो सब इमीडिएट एक्शन पे, या तो उसका ऑप्शंस। देखिए आजकल हमारे देश में रेवेन्यूज की कमी नहीं है, हमको इनकम बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, बहुत अच्छा टैक्स ले रहे हैं कहीं ना कहीं आइदर वे। तो वो टैक्स को भले थोड़ा महंगा पड़ता है, हमारी एक्साइज घटा के कुछ और एक्शंस लेके हमारी फिस्कल डेफिसिट्स कम कैसे हो सकती है, और ट्रेड के लिए कौन से ऑप्शंस बढ़ाए जा सकते हैं, वो सब सोच के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ कुछ ट्रेड कम करके उनको कैसे टाइट किया जाए, बॉर्डर को कैसे टाइट किया जाए, वो एक्शन हमको लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी है कि जब पकड़ा जाता है 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत देश में इतनी नशे की संख्या बढ़ चुकी है कि अब इस कदर तक ड्रग्स आएगा? देखिए, मैं राजेश जी की बात से भी एक सहमत हूँ कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है। उनको वो सही है, पकड़ा भी जाता है। 21,000 करोड़ का पकड़ा गया, पहले भी पकड़ा गया था, आज भी पकड़ा गया। उसमें क्या है कि जो जॉइंट फैमिली थे वो अभी जॉइंट फैमिली नहीं रहे, और अपने जो घर में अपने बच्चे हैं उनके पास कोई वार्तालाप नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो जैसे राजेश जी ने बताया कि वो बच्चा 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, रात में 2 बजे आता है। ये पेज 3 कल्चर जो था वो अपने एक्सेप्ट कर लिया, और हमारा कल्चर था वो बाहर चला गया है। तो उसकी वजह से सारे ये जो पहलू है वो सब क्रिएट होते हैं कि भाई गैर कानूनी काम भी होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि कहीं बच्चे दारू पी के या ड्रग्स लेके गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं, रोड पे चढ़ा देते हैं। तो ये सब बातें वो बनी रही है अभी। लेकिन जो पहले की सिस्टम थी कि भाई घर में 7 बजे आ जाओ, बाद में खाना साथ में बैठ कर खाते हो, चर्चा करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कंट्रोल आज धीरे धीरे अपनी संस्कृति का जो कंट्रोल था वो निकल रहा है, और पश्चिम संस्कृति का कंट्रोल अपने पर आ रहा है। तो अकेले पुलिस या सुरक्षा एजेंसी सरकार कुछ नहीं कर सकती। समाज को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, और समाज के अंदर भी सब लोग ऐसे जो मुरब्बी है घर के, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उनके दोस्त कौन है, उनके फ्रेंड्स लोग कौन है। तो उसके हिसाब से ये प्राइमरी है, वहां से चालू करके सरकार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बात भी सही है कि ये जो आपने 21,000 करोड़ का कारोबार पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, इससे ये साबित होता है कि उसकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। पंजाब ने आपने देखा कि पंजाब का पूरा युद्ध खत्म हो गया, पूरा युद्ध था वो खत्म हो गया, और वहां पे सरकार इसी वजह से गई थी। और पंजाब में ड्रोन से भी, जो ड्रोन रडार में नहीं आता है, ऐसे ड्रोन का उपयोग करके वहां पंजाब की बॉर्डर के अंदर वो ड्रग्स डाला जाता था और वहीं से पकड़ा जाता था। तो अभी भारत सरकार ने वो ड्रोन भी रडार में आ जाए ऐसी एक सिस्टम परचेज की है। तो सरकार की ओर से कई सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि भाई ये जो कारोबार है उसके ऊपर रोक लगे, और धीरे धीरे सब जगह पे सील हो जाए और फुल प्रूफ हो जाए अपनी सिस्टम।
लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से अपने माता पिता और बच्चों को भी ये है कि भाई अपने घर में पूरा कंट्रोल रखिए। बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है, उनके फ्रेंड लोग कौन है, और कहीं जाके वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, वो भी अपनी जिम्मेदारी होती है देखने की। तो ये सब पूरा पूरा कंट्रोल आएगा, घर से कंट्रोल होगा तो बाहर जाने का कम होगा, और बाहर जाने का कम होगा तो फिर ये उसके ऊपर ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा। तो मेरी ये नम्र निवेदन है और नम्र रिक्वेस्ट भी है जी जलपा जी। लेकिन राजू जी, सरकार को कुछ तो कदम अब उठाना चाहिए ना, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सरकार की बात हुई तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड कौन है वो पकड़ा जाएगा, पूरा रैकेट हम पकड़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सभी के नाम एक के बाद एक सेलिब्रिटी के सामने आते गए। मामला थोड़े दिन तक नजर आया और फिर पता नहीं, कोई सामने ही नहीं आता है। आपने बॉलीवुड की बात की तो मैं बोल रहा, बॉलीवुड के माध्यम से सबको उत्तेजित किया जाता है कि कैसे ड्रग्स लिया जाता है। अभी आप सारी फिल्मों में देखिए तो ड्रग्स कैसे लिया जाता है, और ड्रग्स के बिना उस ताकत नहीं रहती है, माइंड नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ये सब जो युवा धन है उनको ऐसा होता है कि भाई ड्रग्स लेने का फायदा है, नुकसान नहीं है, लेकिन ये 2-3 साल में खत्म हो जाता है और उसका ये दुनिया से उठ जाते हैं। और जो सुशांत सिंह राजपूत की बात की, उन्होंने भी उसमें भी सरकार ने जो एक्शन लेने थे वो लिए और जड़ तक पहुंचे, और कई सारों लोगों को अंदर कर दिया। जो अपने देश में होते हैं उनके सामने हमारे भारत के कानूनी व्यवस्था के हिसाब से पगले लिए जाते हैं, लेकिन जो देश के बाहर होते हैं उनको लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कीजिए, इंटरपोल की मदद के लिए, और उनके सामने नोटिस भी दी जाती है, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। लेकिन जो देश के अंदर होते हैं उनके मूड तक पहुंचते हैं, और उनको जेल में भी अभी डाल दिया है। तो ये जो प्रोसीजर है वो चालू ही है, वो कभी बंद नहीं हुई है। और जो ये अभी जो मामला सामने आया है उसकी पूरी जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और भारत के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं उन सबको ये सरकार की चेतावनी है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और जो भारत के देश को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जी जलपा जी। जी राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। चलो ठीक है, यहाँ पर तो बात कर रहे हैं कि सरकार जांच करती है, लेकिन अगर सरकार सही में जांच करती तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हमें भी पता होता है, कहीं ना कहीं हमारे कान तक भी बात आती है कि वहाँ पर उस कॉलेज के पास इतने बजे वहाँ पर ये ड्रग्स मिलती है, या फिर इतने रुपए में यहाँ पर जाओ, इसको सिर्फ ये उसका कोड वर्ड है, अगर ये बोलोगे तो ड्रग्स मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जब आम लोगों तक ये बात का पता होता है तो क्यों नहीं वहां पर छापेमारी होती है, या क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? अगर वो छोटा छोटा भी पकड़ लेंगे तो कई बच्चे बच जाएंगे। आपको पता होगा कि लगभग 1 महीने पहले गुजरात के एक अखबार ने स्टिंग किया था ये ड्रग्स के मामले में, और कितनी सारी कॉलेज और कितनी सारी हॉस्टल से उन्होंने ये ड्रग्स कहाँ से कौन देता है, क्या करता है, वो पूरा मामला जो है पुलिस के सामने लाया था। उसके बाद पुलिस ने कुछ रेड की थी और कुछ लोग उसमें से पकड़े गए। सवाल ये है कि हमेशा छोटी मछलियां तो पकड़ी जाती है, लेकिन उनका जो सरगना है वो कभी हाथ में नहीं आता। हमको पता है कि जो लोग हैं वो रवि पुजारी वाली गैंग थी, या वो दाऊद वाली जो गैंग है, वो सारी गैंग ये ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी जो शस्त्रों का व्यापार था उनका खत्म हो गया है, तो वो भी ड्रग्स के मामले में है। लेकिन आज तक हमारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, हमारे पास डोभाल जैसे सुरक्षा सलाहकार है सरकार के, लेकिन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना हमको नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि दुनिया का इतना बड़ा वांटेड आदमी, दुनिया के 7 देश उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसको ढूंढ नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो एजेंसियां है उससे ज्यादा शातिर ये लोग हैं, या सरकार की एजेंसियां है वो जानबूझकर वहां पर हाथ नहीं डाल रही। दूसरी बात मैं बताऊं कि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं कि ये ड्रग्स के इतनी बड़ी दायदाद में उनके लोग शिकार हो गए हैं कि ड्रग्स को मजबूरन लीगलाइज करना पड़ा है। सरकारों के खिलाफ जब ड्रग्स नहीं मिल रहा था तो सरकारों के खिलाफ एक आंदोलन चला और उन देशों को ड्रग्स को लीगलाइज करना पड़ा। ये जो स्थिति है वो स्थिति बहुत भयावह है, और इससे सरकार और लोगों को दोनों को साथ में मिलकर ये काम करना चाहिए। इसके लिए स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर शिक्षित करना चाहिए हमारी युवा पीढ़ी को
कि जो रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता आपको थोड़ी देर तो स्वर्ग दिखाता है, फिर उसके बाद में जो नर्क है उसको आप झेल नहीं पाओगे। आप ऐसे बच्चों को जो ड्रग्स में गए थे और अभी बाहर निकल गए हैं, ऐसे लोगों को उनके सामने पेश करके उसकी जो कहानी है, उसकी जो मुश्किलात है, उनके परिवार ने जो झेला है, वो कहानियां भी युवा पीढ़ी के पास जानी चाहिए, जिसको उनको पता चले कि ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये सारे कदम है, सिर्फ जो कानूनी कदम है वो तो है ही, उसके साथ साथ में ये जो सारे कदम है कि युवाओं को शिक्षित किया जाए उसके बारे में। और ड्रग्स से होता क्या है, सिर्फ आदमी ड्रग्स नहीं लेता, ड्रग्स की मजबूरी के कारण फिर जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वो अलग अलग गुनाह के रास्ते पर चल देता है। वो पैसे के लिए चोरी भी करता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर देता है। और ऐसे लोगों का इस्तेमाल, ये जो लोग हैं जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल बहुत आसानी से करते हैं। तो सिर्फ ड्रग्स एक ही मामला नहीं है, ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या है जो देश के लिए खतरा हो सकती है। और इसीलिए जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, यही चिंता किसी भी सरकार हो और किसी भी पक्ष हो, सारे लोगों की चिंता ये होगी, क्योंकि हर घर में बच्चा है, हर घर में 16-17 साल की बेटियां हैं या 16-17 साल का जवान बच्चा है। उनके माँ बाप को भी जब ये देखते हैं तो उनको चिंता होती है। जब तक घर वापस नहीं आता बच्चा, तब तक वो लोग जगते रहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। तो ये समस्याएं जो है वो सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, हर घर की समस्या है। और हर घर की समस्या है तो सरहद की भी समस्या है। तो ये जो मामला है उसमें चारों ओर से सोचने की जरूरत है। इसमें हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है वो भी काम में आ सकते हैं, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी काम में आ सकते हैं, स्कूल के जो टीचर्स है वो भी एक अभियान चला सकते हैं, सरकार अपने तरीके से एक बात चला सकती है, और साथ साथ में जो कड़े कदम उठाने हैं सरकार को वो भी कर सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक साथ होगी, तभी ये जो मामला है उससे देश बच पाएगा। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े इसलिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा यही था कि अफीन, अदानी और अफगानिस्तान। हमने देखा कि कुछ दिन पहले अदानी के पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ी गई थी उसकी कीमत थी 21,000 करोड़ रुपए। इससे ही अंदाजा बैठ जाता है कि भारत में किस कदर ये ड्रग्स सेवन का प्रमाण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो खतरे की घंटी के समान है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि जब भी ऐसे कोई मामले सामने आते हैं ड्रग्स के, तब शायद जांच हो रही है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी चीजें सामने आती है, लेकिन सामने नहीं आता तो मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे। कयास तो पहले से ही लगा जा रहे थे कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है तो कहीं ना कहीं ये जो टेररिज्म जिसे हम कहते हैं नार्को टेररिज्म, ये एक खतरा समान है भारत के लिए, ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी घटनाएं घटित होती है, कितनी जगह से ड्रग्स जो है वो बरामद किए जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कहीं ना कहीं अभी भी अगर किसी भी लोकल एरिया में शायद आम लोगों को पता हो कि इस तरीके की कोई चीज वहां मिलती है, तो फिर उस पर छापेमारी क्यों नहीं होती, क्यों उस अनदेखा किया जाता है और शायद वही छोटी छोटी चीजें एक बड़ा स्वरूप ले लेती हैं। यानी कि ये चेतावनी समान जो किस्सा है वो सामने आया है। और हमने जैसा कि देखा था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो भी ड्रग्स उन्होंने लिया था, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनकी पूछताछ भी की गई, जिससे ही पता चलता है कि किस पार्टी में किस तरीके की ड्रग्स मिलते हैं। और ये सिर्फ पकड़े गए उनकी बात नहीं है, सोचना ये है कि ये तो चलो पकड़े गए, नहीं पकड़ा गया वो ड्रग्स कितने प्रमाण में होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस किस जगह शायद स्थिति पंजाब से भी बदतर है। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।
न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। It's better, no? नया सनफीस्ट ये पी पारा from ITC। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किससे डरेगा? जा एक लॉकर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल।